हेलो एवरीवन। तो आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जितनी भी हम भू आकृतियों को देखते हैं, मतलब कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी आकृतियां हम बनी हुई देखते हैं प्राकृतिक रूप से, वो जो आकृतियां हैं, जैसे जितने भी पर्वत हैं, मैदान हैं और पठारी क्षेत्र हैं और जितने भी प्रायद्वीप वगैरह, ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये सब मतलब बनते कैसे हैं, इनकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बनते मिट्टी में है, मतलब कि मिट्टी के बारे में भी हम इसके अंदर जानेंगे, मृदा के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं अपन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी पर्पटी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भूपर्पटी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भूपर्पटी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन से। धरातल असमतल क्यों है, यानी कि जो हम अपने जो पृथ्वी के ऊपर का जो धरातल है, हम इसको देखते हैं जहाँ पर हम रहते हैं, तो ये कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, कहीं पर इसमें गड्ढे हैं, कहीं पर इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर पर्वत हैं। इस तरह से आखिर इतना ज़्यादा असमतल क्यों है, क्या कारण है, जैसे कि इसके बारे में हम पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे। जैसा कि हमें आइडिया है कि जैसे भूकंप आता है या फिर ज्वालामुखी निकलता है पृथ्वी के अंदर से, तो ज्वालामुखी निकलने की वजह से हमें जो है वो ऊपर चट्टानें जम जाती हैं। इन चीज़ों के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, और साथ ही हम इसको और अच्छे से इस चैप्टर में कवर करेंगे। सर्वप्रथम भूपर्पटी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रता संचलित होती है। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाले अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब ये है कि जितने भी हम पृथ्वी के ऊपर के ये जो पृथ्वी के असमतल भाग को देखते हैं, ऊंचा नीचा, उनकी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी हम इस आकृतियों को देखते हैं, इस चीज़ के लिए जो पृथ्वी के अंदर है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक बल जो हैं, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर वाली जो क्रिया हो रही है, अंदर जो प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रियाएं हैं, ये सब जो कार्य हो रहे हैं, यही कार्य हैं मेन, जो इसकी वजह से हमें पृथ्वी के जो ऊपर का भाग है वो असमतल दिखाई देता है। यानी कि यही है मतलब कि जो आंतरिक बल हैं उसमें जो पाया जाने वाला अंतर है, ये पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से, यानी कि जो धरातल सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, उसके द्वारा क्या होता है कि जो प्रेरित बाह्य बल हैं उनसे अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर के जो बल हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रियाएं होती रहती हैं, अंदर जो पृथ्वी के अंदर बल लगते रहते हैं, ये अभी भी सक्रिय हैं, यानी कि ये लगातार होते रहते हैं। यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है, यानी कि कहीं पर जो है वो ज़्यादा हैं, कहीं पर ज़्यादा एक्टिव हैं, कहीं पर कम एक्टिव हैं। इस तरह से इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहे हैं वो अंतर्जनित, और पृथ्वी के ऊपर जो बल लग रहे हैं उनको बहिर्जनित। अंदर जो बल लग रहे हैं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह, और जो बाहर जो बल लग रहे हैं वो सब जैसे अपक्षय अपर्दन, ये सब हैं। इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है, यानी कि बहिर्जनिक जो बल होते हैं वो किन क्रियाओं का परिणाम होते हैं, जो उभरी हुई भूआकृतियों का विघर्षण हम देखते हैं, तथा निम्न गर्तों क्षेत्रों का भराव, अधिवृत्ति, तल्लोचन, ये सब क्या है, ये इसके कारण है, मतलब इनके परिणाम है। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने का
भूतल संतुलन को इसको क्या कहते हैं, तल संतुलन, यानी कि जब हम धरातल पर जितनी भी ऊपर की जो क्रियाएं हैं, जैसे अपर्दन होता है मिट्टी का, उसके अपर्दन का जो माध्यम है उससे क्या होता है कि जितने भी उच्चावच हैं, उच्चावच का जो हमें अंतर दिखाई देता है, कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है, तो ये जो उच्चावच का हमें अंतर दिखाई देता है वो अंतर कम होने को ही तल संतुलन कहा जाता है। यानी कि जैसे पृथ्वी के अंदर से जो भी चट्टानें वगैरह उभरी ज्वालामुखी की वजह से ऊपर ऊपर चट्टानें होती चली गई, तो वो जो चट्टानें हैं जब वो तो पृथ्वी के अंदर के बलों के कारण चट्टानें ऊपर हो गई, यानी कि पृथ्वी का जो तल है वो असमतल होता चला गया। लेकिन उसको संतुलित करने के लिए जो पृथ्वी के ऊपर बल लगते हैं जैसे कि अपर्दन, वो इसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं पूरी तरीके से। हालांकि कोशिश करते हैं कि तल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो। यही जो प्रक्रिया होती है जैसे अपर्दन की प्रक्रिया है, तो यही तल को संतुलित करने का कार्य करती है, जिसे तल संतुलन कहा जाता है। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहे हैं वो लगातार पृथ्वी का जो धरातल है इसको ऊपर उठा रहे हैं। जैसे कि हम हिमालय पर्वत को देखते हैं, ये लगातार इसकी जो ऊंचाई वो बढ़ती जा रही है, यह उनका निर्माण करती हैं। तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम यानी बराबर करने में असफल रहती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये बल जो बहिर्जनित बल लगता है, पृथ्वी के ऊपर जो बल लगता है वो इतना ज़्यादा अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, यानी कि इतना तेज़ वो कार्य नहीं कर पाता है जितना तेज़ जो पृथ्वी के अंदर की क्रियाएं हो रही हैं। इसी वजह से इसको बिल्कुल बराबर करने में असफल रहता है। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं, यानी कि जो अंतर्जनित बल हैं, पृथ्वी के अंदर के जो बल हैं वो मुख्यतः क्या करते हैं, मतलब कि भू आकृतियों का निर्माण करने के लिए मतलब ये भू आकृतियाँ जो हैं जितनी भी हम देखते हैं उनको निर्माण करने का ये कार्य करते हैं। तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होते हैं, यानी कि भूमि ऊपर को इसका घर्षण एक तरीके से करते रहते हैं, उसको रगड़ते रहते हैं एक तरीके से, ताकि जो ये ऊपर का ये संतुलन है, भू संतुलन, वो बना रहे। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। यानी कि मानव ने क्या किया है कि इसका बहुत ज़्यादा दोहन कर दिया है। जितने भी ये पृथ्वी धरातल के ऊपर जितने भी जो है संसाधन पाए जाते हैं जो कि हमें पृथ्वी की अंतर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो इनका मनुष्य ने बहुत ज़्यादा दोहन किया है, लेकिन हमें इनका सही से उपयोग करना चाहिए और ये सोच कर करना चाहिए कि भविष्य में जो जीवन है वो निर्वाह के लिए पर्याप्त जो संभावना है वो बची रहे। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग तथा एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी दे रही हैं तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। मतलब ये है कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अगर उन प्रक्रियाओं को जिन्होंने मतलब पृथ्वी का जो धरातल है इसको आकार दे दिया है, अलग अलग आकार इनको दे दिया है, मतलब कि और साथ ही जो पदार्थ हैं उनको जो कि प्रकृति जिनसे ये निर्मित होते हैं, प्रकृति से जो भी जितने भी हमें पदार्थ मतलब प्रकृति से जितने भी पदार्थ बनते हैं, अगर इन सारे जो प्रक्रियाओं को हमने समझ लिया और अच्छे से मतलब कि मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए और भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु उपाय आवश्यक किए जा सकते हैं, यानी कि इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ताकि इसका हम संरक्षण कर सकें और इसको हम बचा सकें और अच्छे से हम इसका उपयोग कर सकें। इसलिए अब हम देखते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में। आप भू आकृतिक प्रक्रियाएं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को
भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। यानी कि जो भूमि का तल है ऊपर का, इसमें जितना भी विन्यास होता है उसमें इसको भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित हैं। यानी कि पटल विरूपण एवं जो ज्वालामुखीयता, ये क्या है? अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं ये, जो कि क्या होता है, इससे पहले की जो इकाइयां हैं जो कि संक्षेप में उनको विवेचित हैं। अपक्षय, वृत्तक्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इनका इस अध्याय में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे एकदम विस्तार से। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनित तत्व जैसे कि जल, हिम यानी कि बर्फ, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है। यानी कि जितने भी बहिर्जनित तत्व हैं जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे जल पाया जाता है, वायु पाई जाती है, हिम यानी कि बर्फ पाया जाता है, ये सब धरातल के जो पदार्थ होते हैं उनको अधिग्रहण यानी कि एक्वायर तथा परिवहन करने में सक्षम है को इन सबको क्या कहते हैं? भू आकृतिक कारक कहा जाता है। यानी कि कारक हैं ये एक तरीके से, इनकी वजह से जो क्रियाएं हैं वो होती हैं। जब प्रकृति के तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भूआकृतिक प्रक्रियाएं तथा भूआकृतिक कारक यानी कि प्रक्रियाएं और कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है, यानी कि प्रक्रिया जो होती है वो बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने को पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक यानी कारक क्या होता है? गतिशील माध्यम होता है। यानी कि जो प्रक्रिया है वो तो एक तरीके से जो धरातल के ऊपर पदार्थ हैं उन पर मतलब उनको पर प्रभाव डालता है, लेकिन जो कारक होते हैं वो गतिशील माध्यम होते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसका माध्यम होते हैं कारक, जैसे क्या? प्रवाहित जल होता है, हिमानी, हवा, लहरें, धारा इत्यादि हैं जो धरातल के पदार्थों को हटाता, ले जाता तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाहयुक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। ठीक है, क्या आप समझते हैं भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है? हाँ, मतलब इसका आंसर तो हाँ ही होगा, लेकिन क्या कारण है वो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताना है, क्योंकि हम इसको भी अच्छे से पढ़ा है हमने। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को, यानी कि जो भी अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल होता है वो लहरों एवं ज्वार भाटा के जो जनित धाराएं होती हैं उनको क्रियाशील बना देता है। और निसंदेह यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में इनकी कमी में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण और ढाल की जो प्रवणता है, इनकी गति, इनकी जो है वो कमी हो जाए, अगर कमी में जो है वो फिर गतिशीलता जो है वो संभव नहीं होगी, फिर क्या होगा कि जो अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण है वो भी नहीं होंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन, चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। यानी कि इस तरह से जो है वो प्रवणता के कारण ये सारी जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं, लेकिन इनका जो मेन कारण है वो गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी के से बंधी रहती हैं, यानी कि पृथ्वी से दूर को नहीं गिरती हैं। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी मतलब कि एक तरीके से
पूरा जो ब्रह्मांड है इसमें खुली हुई है। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो कि सारी चीज़ों को, यानी कि हम मनुष्य को और मानव को और जो मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं सब को ये अपनी ओर खींचे रखता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है। इसीलिए मेन इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है। अंतर्जनित प्रक्रियाएं, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए, यानी कि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के जो आकृतियां हैं वो आकृतिक प्रक्रियाएं जो हैं उनके लिए प्रमुख बल स्रोत होती हैं। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी प्रक्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा होती है पृथ्वी के अंदर, क्योंकि रेडियोधर्मी क्रियाएं और घूर्णन और ज्वारीय घर्षण ये सब होता है, तथा पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उससे जुड़ी जो ऊष्मा है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जैसा कि हम जानते हैं, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो इसके अंदर बहुत सारी ऊष्मा थी। तो इन सब के कारण क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है वो एक तरीके से बनी रहती है और ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, इन सारे कारणों के कारण जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, रेडियोधर्मी मतलब पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं जो ज्वारीय घर्षण होता है इस वजह से, और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी जो ऊष्मा है, इन सब के कारण जो है वो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से, यानी कि वो जो पृथ्वी गर्म होती है उससे उसकी जो प्रवणता होती है एवं अंदर से निकलने वाली ऊष्मा, पृथ्वी के अंदर से जो ऊष्मा निकलती है उसके प्रवाह से जब वो बहती है तो प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं। अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह असमतल होती है। यानी कि जो भूपर्पटी की मोटाई है और जो दृढ़ता में अंतर है, इसके कारण जो अंतर्जनित बल हैं, पृथ्वी के अंदर के जो बल हैं वो एक समान नहीं लगते हैं, इनके अलग अलग प्रकार से बल लगते हैं। इसी वजह से जो विवर्तनी की क्रिया होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स की जो क्रिया होती है, उसके द्वारा क्या होता है कि जो भूपर्पटी की जो सतह है, भूपर्पटी की जो सतह है वो असमतल है। ठीक है, इसी वजह से अब हम देखते हैं पटल विरूपण के बारे में। सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचलित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं। संचलित का मतलब होता है चलाना, उत्थापित और निर्मित करती हैं। उत्थापित का मतलब होता है उठाना और निर्मित यानी बनाती हैं। ये जो सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, यानी कि इन तीनों के अंदर, संचलित के अंदर, उत्थापित के अंदर और निर्मित के अंदर ये जो प्रक्रियाएं हैं ये सब सम्मिलित होती हैं। जैसे तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, यानी कि जो तेज तरीके से वलयन होता है उसमें उसके माध्यम से पर्वतों का निर्माण हो जाता है, तथा भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं, यानी कि जिससे पर्वत बनते हैं वो जो प्रक्रिया होती है, जब वो ये सब इसी के अंतर्गत आती है, पटल विरूपण के अंतर। और साथ ही धरातल के जो बड़े भाग हैं जहाँ पर उत्थापन होते हैं, यानी कि जो पृथ्वी है वो उठ जाती है, ऊपर ऊपर उठ जाती है, जैसे हिमालय या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी जो प्रक्रियाएं होती हैं, और साथ ही अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण, यानी कि जो छोटे छोटे स्थानीय संचलन होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे स्थानों पर संचलन होता है उनके कारण उत्पन्न भूकंप, संचलन का मतलब होता है चलना, भूकंप आ जाता है। और साथ ही एक है पर्पटी प्लेट के क्षैतिज, यानी कि पृथ्वी की जो पर्पटी है, भूपर्पटी, वो जो प्लेट है भूपर्पटी की, पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। ये सारे जो कारण हैं वो प्लेट विवर्तनिक यानी कि परिवर्तनी मतलब पर्वतों का बनना, इसकी प्रक्रिया में भूपर्पटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है, इन सारे कारणों की वजह से। ठीक है, महाद्वीप रचना के कारण, यानी कि जो महाद्वीपों की रचना हुई है उसकी वजह से जो साधारण विकृति है वो हो सकती है। परिवर्तनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, परिवर्तनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। महाद्वीप रचना क्या है? महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया।
परिवर्तनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया, महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। परिवर्तनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। अब हम देखते हैं ज्वालामुखीता वोल्केनिज्म के बारे में। ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन, यानी कि ज्वालामुखीता की वजह से जो जितनी भी पिघली हुई शैलें होती हैं, लावा होता है, उनका भूतल की ओर संचलन, यानी कि पृथ्वी के अंदर की ओर संचलन, पृथ्वी के अंदर की ओर जाना एवं अनेक आंतरिक जो बहुत सारे अंदर की तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैलों के शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। यानी कि जो पिछला वाला अध्याय था जिसमें आग्नेय शैलों के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी ज्वालामुखी से रिलेटेड था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और जो हम द्वितीय इकाई जो है इस चैप्टर की, वो इस पुस्तक की उसमें भी हम ज्वालामुखी शीर्षक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय इकाई जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें भी हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था और आग्नेय शैलों के में भी हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं ज्वालामुखीता एवं ज्वालामुखी शब्दों में विभेद बताइए। देखो, जो ज्वालामुखीता होता है, ज्वालामुखीता एक मतलब प्रक्रिया है। जो ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया है उसको ज्वालामुखीता कहते हैं। और ज्वालामुखी तो आप जानती हैं, जब पृथ्वी के अंदर से जो लावा वगैरह निकलता है तो ज्वालामुखी हो गया। पृथ्वी का फटना, वहाँ से गर्म मतलब आग के रूप में एक जो है वो लावा निकलना गरम, तो वो तो हो गया ज्वालामुखी। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ज्वालामुखी के निकलने की, वो ज्वालामुखीता कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के बारे में। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित बहुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न परिवर्तन से प्राप्त होती है। यानी कि पृथ्वी के बाहर की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वो अपनी ऊर्जा जो है वो सूर्य से जो किरणें आती हैं उससे वायुमंडलीय ऊर्जा एवं जो अंतर्जनित जो शक्तियाँ होती हैं, पृथ्वी के अंदर की जो शक्ति होती है, वो एक तरीके से उनका जो नियंत्रित जो विवर्तनिक है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, उनके जो कारक हैं उनसे उत्पन्न प्रवणता प्राप्त होती है बहिर्जनित प्रक्रियाओं को। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बहिर्जनित बलों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों द्वारा निर्मित होते हैं? यानी कि जो ढाल और प्रवणता होती है वो बहिर्जनिक बलों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों द्वारा निर्मित होते हैं। इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र में अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। इसे विकृति प्रेरित होती है, यानी कि प्रतिबल जो होता है वो धक्का और खिंचाव से उत्पन्न होता है और जो विकृति इससे प्रेरित हो जाती है। धरातल से पदार्थों के सहारे सक्रिय बल, अपरूपण प्रतिबल, विलगकारी बल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विसर्पण फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के संबंध को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहत क्षरण, संचलन, अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण है।
चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विभिन्न होती हैं। यानी कि जो बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, पृथ्वी के बाहर की जो जितनी भी भू-आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, इनसे ये भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व हैं। यानी कि तापक्रम और जो वर्षण होता है, ये जो हैं दो अलग अलग और काफ़ी महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण होते हैं, जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ होता है कि निरावृत, इनके स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना। मतलब कि अनाच्छादन का एक तरीके से मतलब हुआ कि आवरण को हटा देना, उसको एक तरीके से हटा देना। अनाच्छादन एक तरीके से कहते हैं ना, छान देना, इस तरह से, तो उसको हटा देना। अपक्षय वृत्त क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। मतलब ये है कि अनाच्छादन जो शब्द है, एक तरीके से आवरण को हटा देना, जैसे कि अपक्षय होता है, अपक्षय से वो हट जाता है, वृत्तक्षरण होता है, संचलन होता है, अपर्दन होता है, परिवहन होता है। ये सब कारण जो है, इन सब कारण क्या करते हैं, पृथ्वी के जो ऊपर का आवरण है उसको हटा देते हैं। एक तरीके से जो मिट्टी है वो हटा करके चाहे तो वो दूसरी ओर लेके जाए। मतलब कि अपक्षय से वो हट जाती है, वृत्तक्षरण से भी हट जाती है, संचलन का मतलब होता है कि वहाँ से हट कर चली जाती है, अपर्दन का मतलब भी यही होता है, और परिवहन का मतलब यानी कि वहाँ से हटा करके दूसरी तरफ ले जाना। इस तरह से ये सारे जो कारण हैं वो एक तरीके से आवरण को हटाते हैं पृथ्वी के। इन सारे शब्द की जगह हम एक शब्द, जिसको अनाच्छादन कहते हैं, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सम्मिलित ये सब किए जा सकते हैं। अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। अब हम देखेंगे, जहाँ पर भी देखेंगे, अब हम अपक्षय, वृत्त, संचलन, अपर्दन, परिवहन को ना देख करके हम अनाच्छादन वर्ड को देखेंगे। ठीक है, अनाच्छादन मतलब आवरण हटा देना, या फिर इन सारी चीज़ों के जगह पर हम अनाच्छादन शब्द का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाएं, यानी कि पृथ्वी के बाहर की जो जितनी भी भू-आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जलथल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान, वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो कि विभिन्न भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण, जो मुख्यतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों, जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिणमुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। मतलब ये है कि जो वनस्पति का घनत्व होता है, प्रकार होता है, इसका वितरण होता है वनस्पति का, इनसे क्या होता है कि जो प्रमुख वर्षा तापक्रम है, ये सब इस पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन होता है वो वर्षा और तापक्रम पर निर्भर होते हैं, ये सारी चीज़ें। और इससे क्या होता है कि जो वनस्पति का घनत्व है, प्रकार है और वितरण है, ये सब हमें देखने को मिलता है। और जो बहिर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभाव डालती हैं, यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में, जिनकी जो अलग अलग हमें जलवायु प्रदेश यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, वो विभिन्न जलवायवीय तत्वों, यानी कि जितने भी जलवायु के तत्व हैं, जिनमें की ऊंचाई आती है, ऊंचाई में अंतर आता है, दक्षिणमुखी ढालों पर जो पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्ति के जो आदि के जो कारण हैं, वो स्थानीय भिन्नता इनमें पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षा की मात्रा, वर्षण की जो मात्रा होती है, यानी कि कितनी वर्षा हुई है उसकी मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, यानी कि कितनी गहनता इस वर्षा में, वर्षा एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, यानी कि जो
हिमकरण एवं पिघलन का मतलब है कि जो बर्फ़ होता है उसका पिघलन की आवृत्ति और जो तुषार होता है फ्रॉस्ट व्यापन की गहराई इत्यादि, इन सब में अंतर के कारण जितने भी किसी भी जलवायु प्रदेश के भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है वो भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कि इतने सारे जो कारण हैं, इन सारों सब के आधार पर हम जो है इन सारी चीज़ों को, जब ये इतनी सारी चीज़ें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग देखने को मिलेंगी तो वहाँ की जो जलवायु है वो भी हमें अलग प्रकार की देखने को मिलेगी, जिस वजह से जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो भी अलग अलग होंगी। ठीक है। सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या होता है? तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। यदि जलवायुवीय कारक समान हो, यानी कि जो जलवायु के जो कारक हैं अगर वो समान हो तो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। यानी कि जितने भी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके जो कार्य होते हैं उनके गहनता शैलों के प्रकार संरचना पर ये सब निर्भर करते हैं। संरचना में वलन, भ्रंश, संस्तर एवं पूर्वाभिमुखीकरण यानी कि ओरिएंटेशन, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण, तल घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने जाते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना से भिन्नता के कारण, यानी कि जितनी भी शैलें होती हैं वो उनकी जो अपनी संरचना होती है उन सब की जो संरचना होती है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। उन सब के कारण क्या होता है कि जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं उनके प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता जो है वो प्रस्तुत करती है। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रतिरोध रहित हो सकती है। यानी कि जो एक सेल होती है, एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण भी हो सकती है और एक अगर वही जो सेल है वो दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित भी हो सकती है। यानी कि अलग अलग जो शैलें हैं वो अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए अपना अलग अलग जो है वो एक तरीके से मतलब प्रतिरोधपूर्ण प्रतिरोध रहित हो सकती हैं। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें भूआकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत करती हैं। जो अलग अलग प्रकार की जो शैलें होती हैं उनमें भूआकृतिक प्रक्रियाएं हम देखते हैं, अलग अलग भूआकृतिक प्रक्रियाएं हम देखते हैं, उनके प्रति भिन्न भिन्न अंशों का जो प्रतिरोध होता है वो उस चीज़ को प्रस्तुत करती हैं। अतः भिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। यानी कि जितने भी स्थलाकृति हमें भिन्नता देखने को मिलती है उन सबका जो कारण है ये बन जाती हैं। अधिकांश बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं का जो प्रभाव है वो थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्प अवधि यानी कि कम समय में अनवगम्य के हो सकता है। दीर्घ अवधि में यानी कि लंबे टाइम में ये सतत श्रांति के कारण शैलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर भिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पटी के उद्भव से संबंधित है तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना के अंतर, भूआकृतिक प्रक्रिया एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती हैं। कुछ बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो कुछ बहिर्जनिक जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका विस्तृत विवरण को हम यहाँ पर अब देखेंगे। ठीक है। भूआकृति जितने भी हम पृथ्वी के ऊपर की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको देखने वाले हैं, जिनमें कि अपक्षय आता है। वेदरिंग अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की, यानी कि अपक्षय के अंतर्गत जितने भी वायुमंडलीय तत्व हैं उनकी धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्राय सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक
वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है। यह एक स्वस्थानीय इन सिटू या तदस्थन ऑन साइट प्रक्रिया होती है। अपक्षय जो होती है वो पदार्थों का बहुत बड़ा अथवा बिल्कुल न के बराबर नगण्य संचलन होता है। इसी वजह से यह एक स्वस्थानीय या तदस्थन प्रक्रिया होती है। क्या अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली धीमी गति परिवहन का पर्याय है? यदि नहीं तो क्यों? जो देखो, जो अपक्षय होता है यानी कि मिट्टी का एक तरीके से जो कटाव होता है, अपक्षय चट्टानों का जो कटाव होता है, उनके कारण जो कभी कभी होने वाली जो धीमी गति है, क्या वो परिवहन का पर्यायवाची हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है। अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिकी, जलवायवीय स्थलाकृति एवं वनस्पतिक कारकों द्वारा प्रतिकूल होती हैं। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जितनी भी अपक्षय क्रियाएं होती हैं उनमें जो जटिल भूमिकी होती है और जलवायु स्थलाकृति होती है, वनस्पति कारक होते हैं और इनके द्वारा जो प्रानुकूलित होती हैं ये इन सब में क्या होता है कि जो जलवायु है उसका विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में अलग अलग होती है। अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं। एक है रासायनिक, भौतिक एवं यांत्रिकी और तीसरा है जैविक। ठीक है। यानी कि जितनी भी अपक्षय की प्रक्रियाएं होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक रासायनिक तरीके से, दूसरी भौतिक या यांत्रिक तरीके से, तीसरी होती हैं जैविक तरीके से। परंतु प्राय किसी इनमें से कोई एक प्रक्रिया गति पे ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। यानी कि जो तीनों प्रक्रियाएं हैं लगभग एक समान मिलकर के कार्य करती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर यही होता है कि जो एक इनमें से कारक होगा, चाहे तो रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक या जैविक, किसी एक का बहुत ज़्यादा रोल होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा योगदान इसके अंतर्गत होता है। तो उसी वजह से जिसका ज़्यादा रोल होगा उसी को नाम दे दिया जाएगा। मान लीजिए अगर रासायनिक प्रक्रिया का ज़्यादा रोल है किसी भी अपक्षय में तो उसको रासायनिक अपक्षय कहा जाएगा। लेकिन हालांकि उसमें भौतिक और जैविक भी होंगे शामिल, लेकिन ज़्यादा जो योगदान होगा वो रासायनिक का होगा। इसी तरह से इनमें भी होता है, जिसका ज़्यादा योगदान उसका फिर वही नाम दिया जाता है। ठीक है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं, अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, शैलों के अपघटन, विलयन, न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जो विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों की रासायनिक प्रक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। घोल विलयन, अब हम देखते हैं घोल विलयन के बारे में। घोल या फिर विलयन, जब कोई वस्तु जलीय अम्ल में घुल जाती है, जो घुले तत्वों को जलीय अम्ल को घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है, जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलयता पर निर्भर करता है। जल के संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं एवं जल में निलंबन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील शैल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं।
एवं जल में निलंबन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील शैल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। इनकी जो प्रक्रिया होती है, विलयन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो घुलनशील शैल होते हैं उनका जब निर्माण होता है तो घुलनशील शैल निर्माण करने वाले जो नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम जैसे जो खनिज होते हैं इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। अतः खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अपशिष्ट छोड़े सुगमता से निक्षालित हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे कई खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त जल जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है उसमें ये घुलनशील होते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होते हैं। शिवोन्मुख जैव पदार्थों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक शैल निर्माण करने वाला खनिज है जो कि घुलनशील होता है। यानी कि जो लवण सोडियम क्लोराइड जो होता है इसमें भी एक शैल निर्माण करने वाला जो ये एक तरीके का खनिज होता है जो कि घुलनशील होता है। ठीक है। कार्बोनेशन कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। यानी कि जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को मिलाया जाता है तो इस जो पूरी प्रक्रिया होती है ये जो खनिजों से ये जो दोनों खनिजों की जो प्रक्रिया होती है इसका जो प्रतिफल होता है वो कार्बोनेशन कहलाता है। यह फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इससे कार्बन अम्ल का निर्माण होता है जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भूमिगत गुफाएं होती हैं उनका निर्माण हो जाता है। जलयोजन यानी कि हाइड्रेशन। जलयोजन जल का रासायनिक योग होता है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं एवं यह विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा शैल में वृद्धि का कारण होते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब कैल्शियम सल्फेट जो होता है जब जल मिलने के बाद जब इसके अंदर जल मिलाया जाता है तो ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। यह प्रतिक्रिया उत्क्रमणीयता एवं लंबी होती है तथा इसके सतत यानी कि निरंतर पुनरावृत्ति में शैलों में श्रांति हो जाती है जिससे के फलस्वरूप उनमें विघटन हो सकता है। अनेक क्ले खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति उपरिशायी पदार्थों में दरार का कारण बन जाती है। रंध्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र एवं बार बार जलयोजन से प्रभावित होकर शैल विभग में सहायक होता है। जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन, अपशल्कन एवं कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण के बारे में। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। यानी कि जब खनिज और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो उससे ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। ऑक्सीकरण वही होता है जहां वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लौह, मैंगनीज, गंधक इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण इनके ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है। इसके योग के कारण क्या होता है कि जो
पैदा हुए व्यवधान में से शैलों का टूटना जारी रहता है। इनकी जो शैलें होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं और वो लगातार टूटती रहती हैं। ऑक्सीकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लौह धारक बायोटाइट, ओलिवाइन एवं पायरोक्सिन जैसी खनिजों को प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का जो रंग है वो लाल हो जाता है, भूरे या पीले रंग या फिर भूरे या पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन का अभाव यानी कि कमी होती है, तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसे कि न्यूनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। ऐसी दशाएं प्राय भौम जल स्तर के नीचे रुद्र जल के क्षेत्र में जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम जो खनिज पदार्थ होता है इनकी लोहा होता है, अगर हम उसको ऐसे क्षेत्र में रखें जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी है, जहाँ पर ऑक्सीकरण अच्छा होता है, तो उस पर क्या होगा, एक तरीके का जो जंग है वो लग जाएगा उसे इनकी। और अगर हम ऐसे क्षेत्र में रखें जहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की जो वो कमी होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वहाँ पर न्यूनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसी दशाएं प्राय जल स्तर के नीचे यानी कि जब भूमि का जो जल स्तर है वो नीचे हो जाता है, यह रुद्र जल के क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती है। न्यूनीकरण की प्रक्रिया न्यूनीकृत होने पर लोहे का लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है। अपक्षय की ये प्रक्रियाएं अंतः संबंधित हैं यानी कि आपस में जुड़ी हुई हैं। जलयोजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण साथ साथ चलते रहते हैं और अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है वो त्वरित बन जाती है इस चीज़ से। ठीक है, क्या हम लोहे में जंग लगने को ऑक्सीकरण का उदाहरण मान सकते हैं? रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में जल कितना आवश्यक है? क्या रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जल अभाव वाले उष्ण मरुस्थल में प्रभावकारी हो सकती है? जिसे हम जानते हैं जो लोहा होता है जब उसमें जंग लगता है तो उसमें ऑक्सीकरण का जो उदाहरण है वो हम मान सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीकरण है उसका मतलब है कि जब उसमें ऑक्सीजन का मौजूद होना, ऑक्सीकरण का मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। जब ऑक्सीजन कहीं पर मौजूद होती है तो उससे क्या होता है कि जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है। तो ये जो है इसका आंसर है हाँ। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में जल कितना आवश्यक है? ये तो मतलब एक अगर कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, उसी के हिसाब से उसमें जल की आवश्यकता होती है। अलग अलग हो सकती है, मतलब अलग अलग उसके लिए प्रक्रियाओं के लिए। क्या रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जल अभाव वाले उष्ण मरुस्थलों में प्रभावकारी हो सकती है, यानी कि वहाँ पर ये प्रभाव डाल सकती है जहाँ पर रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया? तो इसका मतलब आंसर होगा नहीं। अब हम देखते हैं भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं के बारे में। यानी कि फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस क्या होती है। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। ये अनुप्रयुक्त बल कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो है गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे अत्यधिक ऊपर भार, दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल इसी के अंतर्गत होता है। तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल। शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती हैं, जिसका परिणाम शैलों का विभंग जिसका परिणाम क्या होता है कि जो शैलें हैं वो भी विभंग हो जाती हैं। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु यानी कि छोटी एवं मंद यानी कि धीमी, छोटी और धीमी होती हैं, परंतु कई बार संकुचन यानी कि सिकुड़ना एवं विस्तारण यानी कि फैलने के कारण जो शैलें हैं वो सतत श्रांति यानी कि लगातार श्रांति के फलस्वरूप ही शैलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं।
भार विहीनीकरण एवं विस्तारण। भार विहीनीकरण का मतलब होता है अनलोडिंग, यानी कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना हो, ठीक है। और विस्तारण यानी कि एक्सपेंशन। अनवरत अपरदन के कारण उपरिशायी शैलों के भार का अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव वर्टिकल प्रेशर के निर्मुक्त का कारक होता है, जिसके शैलों के ऊपरी संस्तर विस्तारित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो शैलें होती हैं उन शैलों का जो पातन एवं तत्स्वरूप विघटन होता है। विभंग मोटे तौर पर भूतल की सतह के समानांतर विकसित होता है। भूमि के चक्र के सतह वाले क्षेत्रों में चाप विभंग द्वारा शैलों की भारी चादरें अपशल्कन पट्टियां निर्मित करने की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। भार विहीनीकरण एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपशल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तारण सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों मीटर हो सकता है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद को अपशल्कन गुंबद कहते हैं, जो इस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण, यानी कि जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो अलग अलग किस तरीके से होता है, उसमें परिवर्तन कैसे आते हैं, और विस्तारण के बारे में हम जानते हैं। शैलों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तारण एवं संकुचन, विस्तारण यानी कि फैलना और संकुचन सिकुड़ने की जो अपनी सीमाएं होती हैं। तापक्रम बढ़ने के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है, यानी कि जैसे जैसे किसी भी खनिज का ताप है वो बढ़ेगा तो वो जो खनिज है वो फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोहे को गर्म करेंगे तो लोहा जो है वो द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि वो फैलना शुरू हो जाता है एवं अपने निकटस्थ खनिजों को दबाता है, यानी कि जो उसके खनिज आसपास के जो खनिज होते हैं उनको भी दबाना शुरू कर देता है। यानी कि वो तो खुद पिघलता चला जाएगा, लेकिन जो आसपास के खनिज उसके पास रखे हुए होंगे वो भी जो है वो एक तरीके से दबते चले जाएंगे तथा तापक्रम गिरने के साथ उसमें तदनुसार संकुचन होता है। तापक्रम में दैनिक परिवर्तन के कारण शैलों के छिछले संस्तरों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता है। यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में, जहां दैनिक तापक्रम अंतर बहुत अधिक होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली होती हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि ये संचलन बहुत लघु होते हैं, परंतु अनवरत श्रांति से शैलों को बहुत कमज़ोर बना देते हैं। शैलों के सतही संस्तरों में उनकी गहराई के संस्तरों की अपेक्षा विस्तारण की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, यानी कि जो शैलें होती हैं उसकी जो सतह होती है उसमें संस्तरों की जो गहराई होती है उसके संस्तरों की जो अपेक्षा विस्तारण की जो प्रवृत्ति है वो उसमें अधिक होती है, फैलने की जो प्रवृत्ति है उसमें अधिक पाई जाती है, जिसके कारण शैलों के अंदर जो एक तरीके का जो प्रतिबल होता है वो उत्पन्न हो जाता है और परिणाम स्वरूप सतह के समानांतर अनुप्रस्थ विस्थापन एवं विभंग विकसित हो जाते हैं। गर्म एवं ठंडा होने में विभेद एवं भिन्नता होने के कारण सतह के संस्तर में होने वाले फैलाव तथा संकुचन के तत्पश्चात धरातल से अपशल्कन के कारण शैलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट शैलों में इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गुलाश्मों का निर्माण होता है, जिसे टोर कहते हैं। अपशल्कित गुंबद एवं अपशल्कित टोर के मध्य क्या अंतर होता है, यानी कि जो अपशल्कित गुंबद होते हैं और अपशल्कित टोर, इसके अंदर क्या अंतर होता है इसको देखते हैं। जो अपशल्कित का मतलब होता है कि एक तरीके से वो उनका किसी भी चट्टान वगैरह का कट जाना, और अपशल्कित गुंबद वो होते हैं कि चट्टान इस तरीके से वो कटी है कि वो ऊपर से एक तरीके से गोल गोल हो गई है, यानी कि वो गुंबद की तरह बन गई है और वो ऊपर से बिल्कुल गोल है, ठीक है। और अपशल्कित टोर का मतलब होता है कि जो शैल है वो इस तरीके से कटी है कि मतलब साइड से उसका जो है वो कटी है और साइड से कटने की वजह से जो वो उसकी जो नोक है वो ऊपर की ओर निकल गई है, यानी कि एक तरीके से वो खड़ी सी हो गई है, ठीक है। ओके,
अब हम देखते हैं हिमकरण पिघलन एवं तुषार बेजिंग के बारे में। शैलों के रंध्रों एवं दरारों में बार बार हिमकरण एवं पिघलन के इसके होने से हिम की वृद्धि के कारण तुषार अपक्षय घटित होता है। ये प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयों जहाँ हिमकरण एवं पिघलन या की प्राय पुनरावृत्ति होती है। इनकी बार बार जो हिमकरण है वो पिघलता रहता है, वहाँ पर ये देखने को मिलती है में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जहाँ जल का तीव्रता से हिमकरण इसके अचानक फैलाव एवं उच्च दबाव का कारण बनता है। ये फैलाव संधियों, दरारों एवं छोटी छोटी अंतरकणीय विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब तक चौड़ा करता है जब तक कि जो शैलें हैं वो टूटकर अलग नहीं हो जाती। अब हम देखते हैं लवण पक्ष के बारे में। लवण जो होता है उसे नमक को ही कहा जाता है लवण, ठीक है। शैलों में नमक तापीय क्रियाएं यानी कि लवण की जो क्रिया होती है वो जलयोजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरियम जैसे लवणों में आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है। इन लवणों का फैलाव उनके तापक्रम एवं तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। जैसे कि जो रेगिस्तान है वहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो सतह पर उच्च तापक्रम लवण विस्तारण में सहायक होता है। सतह के निकट स्थित रंध्रों सतह के निकटस्थ रंध्रों में लवण के क्रिस्टल शैलों के पृथक कणों में विपाटन पैदा कर देते हैं, जो अंततः गिर जाते हैं। पृथक कणों के गिरने की प्रक्रिया कणिक विघटन या कणिक शल्कन का कारण बन सकती है। सभी लवण विघटन प्रक्रियाओं में लवण क्रिस्टलन सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। आर्द्रता एवं शुष्कन के एकांतर वाले क्षेत्रों में लवण क्रिस्टल की वृद्धि के अनुपयुक्त दशाएं होती हैं। इसमें निकटस्थ कण अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सोडियम क्लोराइड एवं जिप्सम क्रिस्टल अनुप्रस्थ विस्थापित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे अनुप्रस्थ विस्थापित सतह पर दरारें विकसित हो जाती हैं। लवण क्रिस्टल की वृद्धि के साथ खड़ियाँ बड़ी सुगमता से टूट जाती हैं। इसके बाद चूना पत्थर, बालू पत्थर, शेल, नीस, ग्रेनाइट की भी यही स्थिति होती है। अब हम देखते हैं जैविक कार्य एवं अपक्षयों के बारे में। जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचालन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण में भौतिक परिवर्तन से खनिजों और आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुआ, दीमकों, चूहे, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं वेजिंग फान के द्वारा नई सतहों का निर्माण हो जाता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है। मानव की वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। यानी कि इतने सारे जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं, केंचुआ, दीमक, चूहे, कृंतक, ये सभी एक तरीके से जो है वो मतलब कि जो ज़मीन होती है उसको अच्छा करने का ही कार्य करते हैं, ठीक है। सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का जो सड़ना, क्षरण एवं घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। अपक्षय के विशेष प्रभाव को अब हम देख लेते हैं। अब तक हमने देखा है कि जो अपक्षय होता है वो कितने प्रकार का होता है। अब हम अपक्षय के प्रभाव की बात कर लेते हैं, जिसमें पहले देखते हैं हम अपशल्कन के बारे में। इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव यानी कि सिकुड़ना और फैलने तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपशल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है। यानी कि अपशल्कन जो होता है वो संकुचन और फैलाव के बाद जो प्राप्त होता है वो एक तरीके का परिणाम होता है, ना कि ये प्रक्रिया होती है। शैल या आधार शैल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रांकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपशल्कन
आभारितकरण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपशल्कित गुंबद एवं टॉर्च में क्रमशः आभारितकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अपक्षय का क्या महत्व है? अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपर्दन एवं दृढ़ संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा, जैव विविधता, प्रमुखता वनों वनस्पति की देन है तथा वन अपक्षयी प्रावार की गहराई पर निर्भर करता है। यदि शैलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपक्षय वृत्त क्षरण अपर्दन उच्चावच के लिए लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियां अपर्दन का परिणाम है। शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमीनियम, तांबा, ये इनके जो अयस्क होते हैं उसके समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में ये सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब शैलों का अपक्षय होता है, यानी कि जो शैल होती है इनका अपक्षय होता है, तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा क्षेत्र बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्र हो जाता है। इस प्रकार के अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों के संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसका जो समृद्धिकरण है, इसीलिए जो है वो इसी को समृद्धिकरण कहा जाता है। वृत्त संचलन के बारे में हम देखते हैं। वृत्त संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का वृत्त मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि जैसा ढाल होता है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसी में ढल जाता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम यानी कि बर्फ ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। यानी कि कभी ऐसा होता है कि वायु, जल और हिम जो होते हैं वो अपने साथ मलबा ले जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि जो मलबा होता है वो अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। वृत्त मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र की ओर होती है, यानी कि कम धीमी से तेज की ओर, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के पिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार शैलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो शैलों से लेकर के एवं अपक्षय से शैलों एवं अपक्षय से जो पैदा जितने भी पदार्थ होते हैं उन सब पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि वृत्त संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं होता है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। वृत्त संचलन जो होता है वो अपक्षयित ढालों एवं अन्य अपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। वृत्त संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भूआकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल है, हिमानी है, वायु है, लहरें, धाराएं वृत्त संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते तथा इसका अर्थ है कि वृत्त संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता। यद्यपि पदार्थों का जो संचलन होता है वो गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, यानी कि ढाल पर जितने पदार्थ होते हैं वो बाधक जो बल होता है उसके प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध में महांतर होते हैं, यानी कि वो एक तरीके से अपना भी बल लगाते हैं ताकि वो इससे रुक सकें, लेकिन तभी असफल होंगे जब जो बल हैं वो पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं, इनके उससे बड़े होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ, छिछले संस्तर वाली शैलें, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खंड, भृगु एवं तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव यानी कि कमी वृत्त संचलन में सहायक होते हैं। वृत्त संचलन की जो सक्रियता है उसके कई कारक हैं, वे इस प्रकार हैं जैसे कि प्रकृति एवं कृत्रिम साधनों द्वारा जो ऊपर के पदार्थ होते हैं वो टिकने के मतलब कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटाना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न
अतिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों के स्नेह द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह पर ये पदार्थ या भार हटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के लिए नीचे से जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं, यानी कि इतने सारे जो ये कारण हैं। अब ये जो संचलन होता है इसके 3 रूप होते हैं। एक तो अनुप्रस्थ विस्थापन, यानी कि तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का जो अनुप्रस्थ विस्थापन है वो हो जाता है, और प्रवाह, और तीसरा होता है स्खलन। बड़ा संचलन विभिन्न प्रकारों संचलन की सापेक्ष गतीय दर एवं आर्द्रता के सीमाओं के संबंधों को दर्शाता है। बड़ा संचलन के 2 प्रमुख प्रकारों को बड़ा संचलन जो होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो मंद संचलन, एक तीव्र संचलन। ये मंद यानी ढीला, स्लो। मंद विरूपण, क्रीप, एक वर्ग का इस प्रकार है, इस वर्ग का एक प्रकार होता है, यानी कि जो वर्ग होता है मंद विरूपण, इस वर्ग का एक प्रकार है। मंद संचलन का एक प्रकार है मंद विरूपण, जो कि मध्य, तीव्र एवं मृदा से आच्छादित ढाल पर घटित होता है। इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है कि इसका आभास करना कठिन होता है, और दीर्घकालिक पर्यवेक्षण से ही इसका पता चलता है। इसमें सम्मिलित पदार्थ मृदा एवं शैल का मलबा हो सकता है। क्या आपने कभी बाढ़ स्तंभ, दूरभाष स्तंभ को अपनी लंबवत स्थिति से झुके हुए तथा संरेखण, यानी कि बिल्कुल एक जैसी रेखा यानी अलाइनमेंट में देखा है? यदि देखा है तो वह मंद विरूपण का प्रभाव है। इसमें सम्मिलित पदार्थों के आधार पर अनेक प्रकार के मंद विरूपण, यानी कि धीमी गति से जो विरूपण होता है, जैसे कि मिट्टी मंद विरूपण, और टेलस मंद विरूपण, शैल हिमानी मंद विरूपण आदि की पहचान की जा सकती है। इस वर्ग में मृदा विरूपण भी सम्मिलित होता है, जिसका संबंध ढाल के सहारे मंद गति से प्रवाहित होकर अम्बार अथवा पानी से स्नेह तथा या संतृप्त सूक्ष्म कणों वाले शैल मलबा से होता है। यह प्रक्रिया उन क्षेत्रों में आम होती है जहाँ परिहिमानीय एवं आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर गहराई तक हिमकृत मैदान का सतही पिघलाव होता है तथा वहाँ लंबी लगातार वर्षा होती है। जब ऊपरी भाग संतृप्त हो जाता है एवं जब निम्न भाग जल के लिए अप्रवेश्य हो तो ऊपरी भागों में प्रवाह होता है। अब हम देखते हैं तीव्र संचलन, यानी कि बहुत तेज़ी से जो मूवमेंट होता है उसके बारे में। ये संचलन आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होते हैं, यानी कि जिस प्रकार के जो ये संचलन होते हैं वो जलवायु से जो आर्द्र जलवायु प्रदेश होते हैं उनमें ये घटित होते हैं। संतृप्त चिकनी या गादी धरातल पदार्थों का निम्न अंशों वाली वेदिकाओं या पहाड़ी ढालों के सहारे निम्नमुखी संचलन मृदा प्रवाह कहलाता है। पराय पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाते हुए अवसर्प कर जाते हैं तथा इसके अपने शीर्ष के पास चापाकार कागार एवं पदांगुली के पास एकत्रित उभार छोड़ जाते हैं। तब जब ढाल तीव्रतार होते हैं तो आधार शैल, विशेषकर कोमल परतदार शैल जैसे शैल या गहराई से अपक्षयित आग्नेय शैल भी ढाल से नीचे स्खलित हो जाती हैं। इस वर्ग में दूसरा प्रकार है कीचड़ प्रवाह। वनस्पति आवरण के अभाव एवं भारी वर्षा के कारण अपक्षयित पदार्थों के मोटे संस्तर जल से संतृप्त हो जाते हैं एवं धीरे धीरे अथवा तीव्रता से निश्चित वाहिकाओं के सहारे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं एवं धीरे धीरे अथवा तीव्रता से निश्चित वाहिकाओं के सहारे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह घाटी के अंदर कीचड़ की नदी से दिखाई पड़ती है। जब कीचड़ प्रवाह वाहिकाओं से बाहर निकलकर गिरिपद यानी कि पीडमाट या मैदान में आते हैं तो वे सड़कों, पुलों एवं मैदानों को चपेट में लेते हुए बहुत विध्वंसकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे कीचड़ प्रवाह उद्गारित
या हाल ही में उद्गारित ज्वालामुखी के ढालों पर बहुधा पाए जाते हैं। ज्वालामुखी राख, धूल एवं अन्य खंडित तत्व भारी वर्षा के कारण कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं एवं ढालों पर कीचड़ की नदी या जिभा यानी टंग के रूप में प्रवाहित होते हैं। इनसे मानव अधिवासियों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। इस प्रकार के संचलन में तीसरा प्रकार मलबा अवधाव वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। यह तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है। मलबा अवधाव कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है तथा हिम अवधाव के समान होता है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों में, उत्तर अमेरिका के रॉकीज पर्वतों में कुछ ऐसी ज्वालामुखी है जिनमें पिछले दशक में उद्गार हुआ है। उन ढालों पर उद्गार की अवधि में तथा उद्गार के पश्चात बहुत विनाशकारी कीचड़ प्रवाह हुआ है। भूस्खलन के बारे में देखते हैं, यानी कि लैंडस्लाइड। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्न वृत्त का आकार एवं आकृति, शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश एवं ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पार्श्व आवर्तन के साथ शैल मलबा की एक या कई इकाई के फिसलन को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लौटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े या लंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल वृत्त के स्खलन को शैल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होते हैं। तीव्र ढाल पर भूस्खलन को खरोंच दर्शाता है। तीव्र नदी संस्तरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। यानी कि जब एकदम तेज़ी से तीव्र ढाल के सहारे जब शैलें जो हैं वो खंडित होकर के ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरने की जो शैलें होती हैं उनको शैल पतन कहलाते हैं। यानी कि बहुत तेज़ी से गिरेंगी शैलें और गिरने के साथ वो जहाँ पर उसका मतलब आधार है, नीचे का जो स्थान है उससे बहुत दूर जा कर के गिरेंगी। यानी कि बहुत तेज़ी से और दूर जा कर के जब गिरती हैं तो उसको शैल पतन कहते हैं, यानी कि फॉल कहते हैं। शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तरों से होता है। यानी कि जो शैलों का पतन है वो शैलों का जो फलक होता है उसके उथले हुए संस्तरों से होता है, जो इसे शैल स्खलन जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रवाहित होते हैं से अलग करता है। वृत्त क्षरण एवं वृत्त संचलन में से आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है एवं क्यों? वृत्त क्षरण और वृत्त संचलन क्यों मृदा सर्पण और तीव्र प्रवाह संचलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है या क्यों नहीं? वैसे मेरे हिसाब से वृत्त संचलन बेहतर है, क्योंकि वृत्त क्षरण का मतलब होता है एक तरीके से गिर जाना, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो दूर जाकर गिर सकता है, तो वृत्त संचलन हो सकता है। लेकिन आपके हिसाब से क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्यों मृदा सर्पण और तीव्र प्रवाह संचलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो सकता है या क्यों नहीं? हमारे देश में मलबा अवधाव के भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला है कि हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांशतः परतदार शैलों एवं असंगठित एवं अर्धसंगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता है। नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तन की दृष्टि से अधिक स्थायी है तथा बहुत कठोर शैलों से निर्मित है, परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय की है। हिमालय में है क्योंकि
पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में जो ढाल हैं वो खड़े, भृगु एवं कगार के साथ तीव्रतर हैं। तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा हो जाती है और अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवदाब के साथ प्राय सीधे शैल पतन होते हैं। शैल का पतन हो जाता है इससे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपर्दन एवं निक्षेपण के बारे में। अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो अपर्दन के भू-आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल है, भौमजल है, हिमानी है, वायु लहरें, धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू-आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाला चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। अपर्दन द्वारा उच्चावचन पर का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, अपक्षय जो होता है वो अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। यानी कि अपक्षय जो है वो अपर्दन में तो सहायक हो जाएगा, लेकिन अपक्षय जो है वो अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है, क्योंकि सिर्फ सहायक हो सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं है। अपक्षय, वृहत क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। अपक्षय जो होता है वो वृहत क्षरण के लिए, यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके लिए, और जो अपर्दन होता है वो निम्नीकरण के लिए, यानी कि जैसे भूमि का निम्नीकरण मिट्टी के लिए, शब्द के जो ये जो प्रक्रिया उसके लिए होती है। वृहत संचलन एवं अपर्दन में अंतर है। वृहत संचलन जो होता है उसमें शैल, मलबा, चाहे वह शुष्क हो अथवा नम, यानी कि वृहत संचलन जो होता है उसमें शैल और मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन जो प्रक्रियाएं हैं वो गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का जो अपर्दन होता है एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं के भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम तीन कारक जो हैं वो जलवायु दिशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि अपर्दन, परिवहन वायु और प्रवाहशील जल जो हैं ये जलवायु दशा है उनमें नियंत्रण भी ये रखते हैं। क्या आप जलवायु के इन तीन नियंत्रित कारकों की तुलना कर सकते हैं? यह कारक पदार्थों को क्रमशः तीन अवस्थाओं देखते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर को हम देखते हैं। यह कारक पदार्थों को तीन क्रमशः अवस्थाओं गैसीय यानी कि हवा, तरल प्रवाहशील जल एवं ठोस हिमानी का प्रतिनिधित्व करती है। अपर्दन का अर्थ है गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो भू सतह के साथ संचलित कारकों से संबंधित होता है। गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, यानी कि किनेटिक एनर्जी के जो बराबर होता है वो 1/2 mv², जहाँ m जो है वो मास है यानी कि बृहत है एक तरीके से द्रव्यमान, और जो v है वो वेलोसिटी है यानी कि वेग है इसके अंतर्गत, ठीक है। इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्राप्त ऊर्जा पदार्थों के बृहत तथा उसकी संचलन वेग पर निर्भर करती है। जैसे कि विशालकाय हिमानी वृत्त बहुत मंद गति से संचालित होते हैं, परंतु अपर्दन की जो प्रक्रियाएं हैं अपर्दन की दृष्टि से ये बहुत प्रभावकारी होते हैं। दूसरी ओर हवा जो गैसीय रूप में होती है कम प्रभावी होती है। अपर्दन के दो अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें थल जलमंडल की अंतर्राष्ट्रीय तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य मुख्यतः किसी भी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैलें पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य हैं तो केवल कास्ट चूनाकृत आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपर्दन के जो कारक होते हैं उनसे जो निर्मित भू आकृति हैं उसका विवरण को प्रस्तुत करेंगे।
निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है, यानी कि निक्षेपण जो है वो अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आती है तो परिणाम क्या होता है कि जो अवसाद हैं वो अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता, पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थों में निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं, वहीं अपर्दन के कारक जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल जो हैं ये इत्यादि जो है वो तल्लोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय भू-आकृतियां एवं उनका उद्भव में विस्तृत रूप से किया गया है। उसके बारे में भी हम मतलब अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मृदा संचलन एवं अपर्दन दोनों में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, तो दोनों एक ही माने जाते हैं या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? क्या शैलों के पक्षी के बिना पर्याप्त अपर्दन संभव हो सकता है? क्या शैलों के पक्षी के बिना, यानी कि जो शैलें होती हैं उनके पक्षी के बिना जो पर्याप्त अपर्दन है वो संभव हो सकता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं मृदा के निर्माण के बारे में, यानी कि जो मृदा है जहाँ पर ये सारी क्रियाएं होती हैं उसमें इसका निर्माण कैसे होता है। मृदा एवं मृदा के तत्व। आप पौधों को मृदा के बढ़ते हुए जो पौधे हैं वो मृदा में बढ़ते हुए देखते होंगे। आप मैदान में खेलते हैं, मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को यानी कि मिट्टी को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं और अपने कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। जब आपके कपड़ों पर मिट्टी लग जाती है आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं? मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है जिसमें जीवित पदार्थ तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। देखें, ये जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं इनके जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि आपको किस तरीके का अनुभव होता है, ठीक है। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्षण का परिणाम है, यह वृद्धि का माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील एवं विकास उन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती हैं। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती हैं। इसमें पत्तियां गिरती हैं, घासें सूख जाती हैं, जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा का रसायन, जैव पदार्थ की मात्रा, पेड़ पौधों और प्राणी जात, तापक्रम और नमी सभी मौसम के साथ तथा विस्तारण निर्माण की जो काल अवधि है उसके साथ परिवर्तित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो मृदा है वो जलवायु की दशाओं, भू-आकृतियों एवं वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती रहती हैं और यदि उक्त नियंत्रण दशाओं में परिवर्तन हो जाए तो आंतरिक रूप से भी परिवर्तित हो सकती हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है, यानी कि जो चट्टानें होती हैं जब उनका एक तरीके से कटाव होता है उन पर निर्भर करती है। यह अपक्षयी प्रावार अपक्षयी पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयी प्रावार या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रावार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीवाणु पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गोड़, घास एवं फर्न्स की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षी एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं। शुरू में क्या होता है ना कि प्रारंभ में जो गुण है वो घास एवं फर्न्स की वृद्धि उसमें होने लगती है हो सकती है और बाद में पक्षी एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं और बिल बनाने वाले जानवरों
कणों को ऊपर लाते हैं। जो बिल बनाने वाले जो जानवर होते हैं वो जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे जो पदार्थ हैं उनका पुंज यानी अंबार छिद्र में एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु में के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पादक युक्त मृदा निर्माण होता है। क्या पक्षी मिट्टी के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है? यानी कि जो पक्षी होता है वो मिट्टी के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, ऐसा नहीं है। यानी कि नहीं, पूरी तरह से इस पर निर्भर ये नहीं है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है और पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। यानी कि पेडोलॉजी जो है वो मृदा विज्ञान को कहते हैं, और जो पेडोलॉजिस्ट होता है वो मृदा का जो वैज्ञानिक होता है उसको पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं मृदा निर्माण के कारक, यानी किन कारकों के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक है मूल पदार्थ यानी कि शैल से, फिर उसके बाद स्थलाकृति से, फिर उसके बाद स्थलाकृति पर जलवायु कैसी है, फिर जैविक प्रक्रियाएं कैसी हो रही हैं जैविक क्रिया से, और फिर सबसे महत्वपूर्ण समय इसके अंतर्गत आता है। यानी कि इन 5 मूल कारकों की वजह से जो है वो मृदा का निर्माण होता है। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे से के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जलवायु के बारे में हम देखते हैं। जलवायु जो होती है वो मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्व में प्रमुख होती है। प्रवणता जो होती है वो वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता पर निर्भर होती है। तो तापक्रम के मौसम एवं दैनिक भिन्नता इसमें सम्मिलित होती हैं। मूल पदार्थ और यानी कि शैल के बारे में अगर हम बात करें तो पदार्थ निर्माण में जो मूल शैल होती है वो एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक होती है। यानी कि निष्क्रिय तो होती है, वो कार्य नहीं करती, लेकिन एक तरीके से नियंत्रक कारक के रूप में कार्य करती है। मूल शैल कोई भी स्व स्थानीय या उसी स्थान पर अपेक्षित शैल, मलबा, अपशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप परिवहन करत मृदा हो सकती है। मृदा निर्माण गठन, मलबा के आकार, संरचना, एकल पृथक कणों, मलबा के कणों का विन्यास तथा शैल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत पक्षी की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई यानी कि और तथा मोटाई जो है वो प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार शैल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा समान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती हैं तो क्या होता है कि जो मृदा मूल शैलों के जो प्रकार हैं उसमें इनमें घनिष्ठ संबंध होता है। तो कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती हैं, मिट्टियाँ मूल शैल से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। स्थलाकृति ऊंचाई की बात करें तो मूल शैल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक होता है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनाच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है। आपको आच्छादन वर्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा। तथा स्थलाकृति धरातलीय एवं उपसतही अप्रवाह की प्रक्रिया का मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढाल पर मृदा जो होती है वो छिछली यानी कि थिन तथा सपाट उच्च क्षेत्रों की जो गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ अपरदन मंद तथा जल का परिश्रवण अच्छा होता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट या फिर समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का जो रंग है वो गहरा काला हो सकता है। मध्य अक्षांशों में दक्षिण उन्मुखी सूर्य के किरणों से अनावृत ढालों की वनस्पति तथा मृदा की दशा भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग यहाँ पर होती हैं। और उत्तर उन्मुख ठंड नम दशाओं वाले ढालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी एवं वनस्पति मिलती है। जैविक क्रियाओं के बारे में बात करें तो वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की
क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक जो अम्ल होते हैं जो ह्यूमस बनाने की अवधि से निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता यानी कि गहनता जो होती है वो ठंडी और गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। और ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि जो है वो धीमी पड़ जाती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल यानी कि जो छोटे बैक्टीरिया होते हैं, निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण जो अभियोजित जैविक पदार्थ हैं उनके साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो सक जाती है, जिससे क्या होता है कि जो मृदा है उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रहती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जंतु वाले पौधे के जड़ ग्रंथि का मेल हो रहता है तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, मकरतंक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी सा होता है, परंतु जो मृदा है उसका निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाले जो मिट्टी का गठन है एवं रसायन है गठन जो होता है रसायन परिवर्तित हो जाता है, यानी कि सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कृषि के लिए। कालावधि टाइम की बात करें तो मृदा निर्माण की कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण क्रिया में के प्रचलन में लगने वाले काल यानी कि समय की अवधि जो होती है वो मृदा की परिपक्वता एवं उसके परिवर्तकों का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विक विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल्क से विकसित मृदाएं तरुण युवा मानी जाती हैं तथा उनमें संस्तर का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य मिट्टी के विकास का उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट काल अवधि नहीं है। क्या मृदा निर्माण एवं मृदा निर्माण नियंत्रक यानी कि जो मृदा का निर्माण होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है और साथ ही जो मृदा का निर्माण करने में नियंत्रक कारक होते हैं उनको अलग करना आवश्यक है। आपकी राय में क्या है? यानी कि जो मृदा का निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया होती है और जो मृदा निर्माण का जो नियंत्रक कारक होते हैं क्या वो अलग करना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा हाँ। मृदा निर्माण प्रक्रिया में काल अवधि स्थलाकृति एवं मूल पदार्थ निष्क्रिय नियंत्रक कारक क्यों माने जाते हैं? यानी कि जो मृदा का जो निर्माण होता है उसके अंतर्गत काल अवधि स्थल आकृति जो स्थलाकृति हो बन जाती हैं उस काल अवधि में, और जो मूल पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से जो निष्क्रिय नियंत्रक कारक जिनको माना जाता है, ये सब मृदा निर्माण की जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें ये कारक ऐसा क्यों है कि ये माने एकदम मूल इनको माना जाता है, ऐसा क्यों है? इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से इसमें हमने कवर किया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।